नमस्कार। आज हम भारत में संसदीय शासन प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को तो अपनाना था ही, पर उस समय विश्व में 3 प्रकार के मॉडलों के माध्यम से लोकतंत्र का संचालन हो रहा था। जैसे स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली तथा ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित थी। इन तीनों में से हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण संसदीय व्यवस्था के आधार पर वास्तविक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थिति को प्राप्त करना था, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में लचीलापन होता है। हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के कार्यकरण का अनुभव हमें प्राप्त है, इसलिए हमने हमारी सरकार के संचालन के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अतः भारत में 2 स्तरों पर सरकार संचालन की व्यवस्था की गई। पहला केंद्रीय स्तर पर व दूसरा राज्यों के स्तर पर। ये पहले हम केंद्रीय स्तर पर सरकार का संचालन की व्यवस्था का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 से 151 में स्पष्ट किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो भारतीय संघ का अध्यक्ष व राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। देश का प्रथम नागरिक, एकता, अखंडता व सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति में राज्य की समस्त शक्तियाँ निहित होगी, जिसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति के अधीनस्थ कौन होंगे? हमारे देश में राष्ट्रपति के अधीनस्थ भारत का प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद के सदस्य, जिसमें कार्यपालिका शक्ति निहित है, जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं। क्योंकि कार्यपालिका का गठन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि लोकसभा में से ही होते हैं। जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, वही सरकार का गठन करता है तथा उसमें से ही मंत्रिपरिषद का गठन होता है। साथ ही बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति को
अनेक कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह सत्ता सलाह से तात्पर्य विचार विमर्श से नहीं है। सलाह का तात्पर्य विधेयक से होता है। विधेयक जब राज्यसभा व लोकसभा में पास होने पर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे या पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में स्पष्ट है। परंतु उसी विधेयक को पुनः लोकसभा व राज्यसभा में पास करवाकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उस पर राष्ट्रपति महोदय को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। अर्थात संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का व वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख है कि भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि लोकसभा सदस्य, लोकसभा की सीटें 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन किसी भी मतदान में भाग नहीं लेते हैं, परंतु बहुमत के लिए 272 सदस्यों के बहुमत दल के नेता को ही सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया जाता है तथा बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। भारतीय संविधान की संसदीय व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री जिसे भी चाहे उसे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। प्रधानमंत्री ऐसे सदस्यों को भी शामिल कर ले जो संसद के सदस्य न हो, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद के उस सदस्य को 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। हमारे यहाँ 4 बार ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो निम्न सदन अर्थात लोकसभा के सदस्य नहीं थे पर राज्यसभा के सदस्य थे। जैसे 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी, 1996 में देवेगौड़ा साहब व 2004 व 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। परंतु राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित करते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। अनुच्छेद 75 में कहा कि मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में परिलक्षित होता है। लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद उसी समय तक सत्तारूढ़ रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है तथा प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। साथ ही आगामी लोकसभा के चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। अर्थात यह कहा जा सकता है कि संसदीय व्यवस्था में एक साथ तैरते हैं व एक साथ डूबते हैं। संसदीय व्यवस्था में दोहरी सदस्यता का होना आवश्यक है कि
मंत्रिपरिषद अर्थात कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, क्योंकि कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका से ही होता है। कोई भी व्यक्ति संसद सदस्य बने बिना मंत्री नहीं बन सकता, परंतु संविधान में ये व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है तथा मंत्री बन जाता है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। भारत में समस्त शक्तियों का स्रोत हमारा संविधान है, अर्थात संविधान सर्वोच्च है। सरकार के तीनों अंगों में संतुलन एवं अवरोध के सिद्धांत की पालना की जाती है। यह अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय अपने दायरे में रहकर ही कार्य करें तथा एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, जिससे किसी भी अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका की निरंकुशता की आशंका बहुत कम होती है। संसदीय व्यवस्था में बहुमत दल की सरकार होती है, जो प्राय एक ही दल या गठबंधन की होती है। यहाँ एक ही दल या गठबंधन की सरकार होने के कारण उनकी विचारधारा, कार्यप्रणाली व शासन के संचालन में एक रूपता पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में संसद के निचले सदन लोकसभा का विघटन होता है, जो प्रति 5 वर्ष इनका कार्यकाल निश्चित किया गया है। इसका विघटन समय से पूर्व भी हो सकता है, जब सत्तारूढ़ पार्टी का लोकसभा में बहुमत नहीं हो या अविश्वास के माध्यम से लोकसभा का अविश्वास के माध्यम से सरकार का विघटन हो जाए। तब आज हमारे देश में त्रिस्तरीय संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। पहला केंद्रीय स्तर पर, दूसरा राज्यों के स्तर पर तथा निचले स्तर पर पंचायत व नगरीय स्तर पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में संसदीय व्यवस्था का उल्लेख है। राज्यों के स्तर का विवरण संविधान के अनुच्छेद 163 व 164 में किया गया है। इसके साथ 1992 में 73वां व 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायत व शहरी निकायों में भी इसे अपनाया गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जनता के प्रतिनिधि 3 स्तरों पर होते हैं। हमारे संविधान में ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था को अपनाया, परंतु हमने इसकी ज्यों की त्यों नकल नहीं की। इन दोनों के अंतर से हमारी संसदीय व्यवस्था को समझने में आसानी होगी। पहला है, ब्रिटिश राजशाही व्यवस्था में राष्ट्र का प्रधान आनुवंशिक रूप से राजवंश से चयनित होता है, जबकि भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। दूसरा, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। वहाँ की संसद द्वारा निर्मित कानून की किसी भी प्रकार की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन को नहीं अपनाया गया है। जबकि हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है तथा भारत का संविधान लिखित संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा, मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व जो संसद की शक्तियों को प्रतिबंधित करते हैं, अर्थात भारत में संसद सर्वोच्च नहीं बल्कि हमारा संविधान सर्वोच्च है। तीसरा,
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री निम्न सदन का ही सदस्य बन सकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है, परंतु लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का सदस्य होना चाहिए। जैसे 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी, 1996 में देवेगौड़ा साहब तथा 2004 व 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री रहे। चौथा, ब्रिटेन में संसद सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, अन्यथा नहीं, जबकि भारत में प्रधानमंत्री अपने विवेक से किसी को भी मंत्री बना सकते हैं, परंतु उन्हें 6 माह के भीतर संसद की किसी भी सदन में सदस्यता लेना आवश्यक है। 5वां, ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में नहीं। 6ठा, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में विपक्षी पार्टियों द्वारा छाया मंत्रिमंडल की व्यवस्था होती है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन एवं भावी नेतृत्व तैयार करने के लिए ऐसा किया जाता है, जबकि ये व्यवस्था भारत में नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।